Hello guys, good morning and welcome back to my channel Atul Code Space. Guys, I have started a complete video tutorial series of Java, and in this video series we are discussing about the topic constructor, and we have already covered the two part of constructor, and today this video will be the third part of the constructor. So guys, if you want to learn about the constructor, then you can follow this video series from the starting. And this video series is very helpful for the both person that have some knowledge about the programming language, or the person that have no knowledge about the no any knowledge about the programming language. If you follow this video series from starting, then I promise you, you will be the master of the Java programming after completing this video series. तो गाइस नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे इस अतुल कोड स्पेस चैनल में स्वागत है। गाइस मैंने कंप्लीट जावा की एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जावा के सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। और आज हम जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, और हमने कंस्ट्रक्टर के दो पार्ट्स को कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ लिया है और कंस्ट्रक्टर के टाइप के बारे में समझ लिया है। तो कंस्ट्रक्टर के टाइप के बारे में कुछ चीज़ें रह गई थी, यानी टाइप पूरा नहीं हुआ था, तो उस टाइप को हम इस तीसरे पार्ट के वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप जावा के बारे में या जावा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो सीरीज को। तो गाइज़ हमने पिछली वाली वीडियो सीरीज में कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर के सिंटेक्स क्या है, और कंस्ट्रक्टर के सिंटेक्स को यूज करके उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यानी उसका कंस्ट्रक्टर का नीड क्या है, उसका यूज क्या है। और पिछली वाली वीडियो में गैस हमने पढ़ा था कि नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड व्हेन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। और टाइप में हमने सिर्फ पहला टाइप देखा था, फर्स्ट टाइप देखा था, जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा भी था, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कुछ एग्जांपल्स, यानी एक एग्जांपल्स हमने देखे भी थे, और उसको इक्लिप्स पर एग्जीक्यूट करके रियल टाइम में उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा था। तो गैस आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को आगे बढ़ाते हैं, और जिसके दो टाइप और बचे हैं, यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इन दोनों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो गैस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमने पिछली वीडियो में आपको यह बताया भी था कि कहीं कहीं आपको कंस्ट्रक्टर दो ही प्रकार के मिल सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। और कहीं कहीं आपको कंस्ट्रक्टर को तीन प्रकार से बताया जाता है, यानी तीन पार्ट में बताया जाता है, डिफ़ॉल्ट, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। तो डिफ़ॉल्ट हमने देख लिया था। अब डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज लगभग एक जैसे ही होते हैं, पर उनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होती हैं। वो क्या डिफरेंसेस होती है, ये हमने डिफ़ॉल्ट में थोड़ा बहुत देखा था, अब हम उसको नॉन पैरामीटराइज में भी देख लेते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज का जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहता है हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देखते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अ कंस्ट्रक्टर विच हैज नो पैरामीटर इन द पैरेंथेसिस बट कंटेन्स स्टेटमेंट इनसाइड इट्स बॉडी। यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पैरेंथेसिस में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में ही हम पैरामीटर पास करते हैं। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर पास ना करें, और यह बात डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी लागू होती है, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज दोनों कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन बट कंटेंस स्टेटमेंट इनसाइड इट्स बॉडी। लेकिन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर होता है। इज कॉल्ड
नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हम इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो अभी हम केवल इसके डेफिनेशन यानी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ नॉन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर इन जावा। इसे हम जावा में नॉन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैज द सेम सिग्नेचर एज दैट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी इसका जो सिंटेक्स होता है, जिस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन डिफरेंस बिटवीन देम। सिवाय केवल एक ही डिफरेंस होता है उन दोनों में। वो क्या है कि यूजिंग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जब हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो वी कैन इनिशियलाइज एनी वैल्यू फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो हम अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल जो भी होते हैं उनमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटमेंट ब्लॉक में लिख करके या उसकी वैल्यू को ब्लॉक में एज स्टेटमेंट के रूप में लिख करके हम स्टेंस वेरिएबल्स में वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने जो पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता और उसकी बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होते। वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है कंपाइलर के द्वारा। एंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है इसके भी पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, बट इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है। यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करते हैं कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कराने के लिए जिसको हम चाहते हैं कि जब भी हमारे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वह कोड एग्जीक्यूट हो कंस्ट्रक्टर के साथ ही। जब कंस्ट्रक्टर चले तो वह कोड ही एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी नीड पर डिपेंड करता है। बट नॉन पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट में एक ही अंतर है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं, पैरामीटर में कोई पैरेंथेसिस नहीं पास कर सॉरी पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, बट इसके ब्लॉक में हम कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं ये हमारे नीड के ऊपर, हम क्या कौन सा कोड परफॉर्म कराना चाहते हैं। चाहे तो हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएं, चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं। बट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वह ऑटोमेटिक क्रिएट किया जाता है जावा कंपाइलर द्वारा और उसमें ना तो पैरामीटर होता है और ना ही उसके ब्लॉक में कोई कोड या स्टेटमेंट लिखा होता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को अब डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब ज़रा हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आते हैं अपने पिछले वाले ही एग्जाम्पल पर, जिस एग्जाम्पल को हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में समझा था। तो हम अपने सेलेनियम पर आते हैं। सेलेनियम में हमने यही एग्जाम्पल देखा था, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने यही एग्जाम्पल देखा था। क्या देखा था हमने कि एक, अभी इसको हम कंसोल को हटाते हैं, कि हमारे पास एक पैकेज है कंस्ट्रक्टर। उस पैकेज के अंदर हमने एक क्लास बनाई पर्सन, और पर्सन क्लास के अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है। यानी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, हमने इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया है। बस हमने इसमें क्या किया है, एक इंस्टेंस वेरिएबल दिया है, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का नेम दिया है, इंट टाइप का एज लिया है और स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस लिया है। उसके बाद हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है। उस मेथड में हम इसी वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने एक मेन मेथड बना के उस मेन मेथड में हमने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यह क्रिएट करने के बाद इसको हमने इस मेथड को कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने देखा कि ये ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट भी करता है, और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए इन सभी इंस्टेंस वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इनिशियलाइज होती है, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जाती है। तो अब हम डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है कहाँ पे, पब्लिक प्लेस पे ऑफ द क्लास के अंदर। एक पब्लिक जो प्लेस होती है यानी पब्लिक बॉडी होती है वहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर कुछ भी हो सकता है, कौन कौन से, पब्लिक,
प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट, उनमें से हम कुछ भी यूज कर लें। तो चलिए हम मान लेते हैं पब्लिक यूज कर लेते हैं, पब्लिक। उसके बाद क्या, क्लास का नाम, क्या क्लास का नाम है, पर्सन। उसके बाद क्या, पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या, ब्लॉक। उसके बाद क्या, एंड ब्लॉक। ठीक है, ये हुआ हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट को देखो, यहाँ पे भी पैरामीटर पास नहीं है, हम इस पैरेंथेसिस में भी पैरामीटर होता है, यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है, और ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे हम छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन पैरामीटराइज में क्या है कि कुछ ना कुछ हम स्टेटमेंट जरूर देते हैं, क्योंकि अगर हम बिना कोई स्टेटमेंट देंगे तो इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का कोई फिर मतलब ही नहीं है। जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं और ना उसमें हम कोई पैरामीटर लें और ना उसमें कोई स्टेटमेंट लिखें, तो फिर हम उस कंस्ट्रक्टर को क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा कंपाइलर द्वारा क्रिएट हो ही जाते हैं। तो अब इसमें हम कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं, नेम इज इक्वल टू, सपोज दैट हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू ओके, या कुछ इस तरह से लिखिए हम। गाइस जैसे हमने ले लिया नेम इज इक्वल टू, हमने कोई भी नाम रख लिया, आलोक, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है नेम का, तो हम इसको स्ट्रिंग में रखेंगे, यानी डबल इंटरवल कॉमा में। उसके बाद क्या, कॉलन। उसके बाद क्या, सेमी कॉलन। उसके बाद एज है, तो एज हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने एज ले लिया क्या, 25। इंट है। उसके बाद क्या, एड्रेस है, तो एड्रेस, एड्रेस ले लिया हमने, एड्रेस इज इक्वल टू हमने ले लिया इंडिया, ये भी स्ट्रिंग है, तो इसको भी क्या, कॉमा के अंदर। अब गाइस, अब हमने क्या किया कि एक नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया। अब उस कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे। अब इस स्टेटमेंट में हमने जो ये इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और इनिशलाइज नहीं किया था, तो हमने देखा था कि जब हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया था, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, जब हमने इस कोड को रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो हमें आउटपुट में इन जो वैल्यू मिली उनमें इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई थी। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं, वो भी नॉन पैरामीटराइज, और उसमें क्या दे रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और इसी स्टेटमेंट में हम इस वेरिएबल की वैल्यू को डाल रहे हैं। यानी जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हम ये देखेंगे कि इस वेरिएबल में, यानी आउटपुट में, इन वेरिएबल में ये वैल्यू चली जाएगी। तो अब इसको हम रन करते हैं। अब आप देख ही रहे हैं क्या कि कुछ नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, उसके बाद हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है, इसी मेथड में हम इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद मेन मेथड है, मेन मेथड में इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया और उसी की हेल्प से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। तो गाइस अब हम इसको रन करते हैं। ये देखो गाइस, अब कंसोल पर हमारे जो आंसर आया है वो क्या आया है, नेम की जगह क्या आ गया, आलोक। उसके बाद स्पेस आया है, उसके बाद एज में क्या वैल्यू गई है, 25, और एड्रेस में क्या वैल्यू गई है, इंडिया। तो अब गाइस मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल और पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं, वो आपने समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट पर, सॉरी तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर पर, जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता गाइस, बस उसमें हम ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं। किस तरह से पास करते हैं देखते हैं उसको हम जरा। तो गाइस देखते हैं हम अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या कहता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज पैरामीटर्स
इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर पास किया जा रहा हो उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इफ वी वांट टू इनिशियलाइज फील्ड्स ऑफ द क्लास विद आवर ओन वैल्यूज देन यूज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अक्सर करके यह तब यूज किया जाता है जब हम चाहते हो क्या, इनिशियलाइज करना फील्ड्स को, यानी क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हो अपनी खुद की वैल्यू को दे करके, और जब चाहे तब उसी वैल्यू को पैरामीटर आर्गुमेंट्स यानी पैरामीटर पास करते हैं उसमें उस वैल्यू को चेंज कर सकें, तो ऐसे कंडीशन में हम कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करते हैं तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। देन यूज ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, दूसरी बात अभी हम इसको प्रोग्राम के जरिए अभी समझेंगे, अभी हम केवल इसके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पैरामीटर्स आर लोकल वेरिएबल्स टू रिसीव वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड इनटू कंस्ट्रक्टर। जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक प्रकार से लोकल वेरिएबल के रूप में होते हैं टू रिसीव वैल्यू या डाटा जो कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड, बाहर से लेते हैं, इनटू कंस्ट्रक्टर, किस में डालते हैं, कंस्ट्रक्टर में ले, यानी पैरामीटर एक प्रकार से बाहर से वैल्यू लेकर के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को डालता है, यानी कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में लिखे गए कोड में वैल्यू को डालता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अभी हम इसको देखेंगे कैसे होता है कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन आर मोर पैरामीटर्स एंड कंटेंस स्टेटमेंट इनसाइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन जावा। यानी कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन और मोर पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर एक या एक से ज़्यादा भी पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। वन और मोर पैरामीटर एंड कंटेंट स्टेटमेंट इनसाइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन जावा। इनको भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इन द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज एट रन टाइम व्हेन वी पास वैल्यू टू द पैरामीटर्स ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी जो हमने अभी के प्रोग्राम में अपने जो हमने अभी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में प्रोग्राम देखा, जैसे ये प्रोग्राम देखा, इसमें हमने क्या किया था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेटमेंट में हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया कि नेम, जब भी यह कोड एग्जीक्यूट होगा नेम में हमेशा आलोक ही आएगा। लेकिन अगर हम इसी नाम को चाहें तो पैरामीटर के जरिए भेज सकते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट में ही हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर में जो वैल्यू पास करेंगे वो इस पैरामीटर में आएगी और उस वैल्यू और यहाँ के जरिए वो इन इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। तो एक कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज्ड होता है उसमें एक से अधिक पैरामीटर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। किस तरह से अभी हम देखते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पर। द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर is used to provide different value to distinct object। और जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसका यूज किस लिए होता है, टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू भी दिया जा सकता है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं उसमें जो वैल्यू पास करते हैं उसके पैरामीटर में, चाहे तो उसी क्लास का और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें दूसरी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। इट अलाउ अस टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल विद अनलाइक वैल्यू। यह कंस्ट्रक्टर यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है हमें यह सुविधा देता है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को कई वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। हर वैल्यू के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के या एक ही ऑब्जेक्ट में बार बार वैल्यू को चेंज करके हम कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिमेन द आइडेंटिकल फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़े थे तो उसमें हमेशा चाहे जितना ऑब्जेक्ट बना लें हर बार आपको इंस्टेंस वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही पड़ी मिलती है। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की सुविधा ये है कि आप चाहें तो वैल्यू बदल सकते हैं। किस तरह से अब देखते हैं उसको हम अपने एग्जाम्पल के रूप में। तो गाइस हमने क्या किया, अपना एक क्लास है ही पर्सन, अब इसमें हमने एक जो कंस्ट्रक्टर बनाया था अभी नॉन पैरामीटराइज, उसमें हमने पैरामीटर पास किया, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम दिया और एक इंट टाइप का एज दिया और फिर दोबारा से स्ट्रिंग टाइप का एक हमने एड्रेस दे दिया और इसके
ब्लॉक में हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, यानी इन्हीं जो हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं इन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी करके देख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब भी हम इनका यानी ऐसे पर्सन जो भी कंस्ट्रक्टर है इनका जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही हम इन इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमें सबसे पहले जैसे इधर हम देखें तो अगर हम इस क्लास का जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं देता है इस तरह से। जैसे हम इस क्लास का यानी ऐसे ही कोई भी क्लास जिस क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, तो जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वह हमें इस तरह से रेड लाइन शो करता है। यानी अगर हम यहाँ ले जाएंगे कर्सर तो हमसे कहता है क्या, कंस्ट्रक्टर है, यानी द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल पी इज नॉट यूज्ड एंड द कंस्ट्रक्टर पर्सन इज अनडिफाइंड। यानी जो कंस्ट्रक्टर इसमें है यानी पक्का इसका मतलब ये है कि इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है वो भी पैरामीटराइज, और उसकी वैल्यू को जब तक हम पास नहीं करेंगे ये इस तरह से हमें रेड लाइन शो करता है। तो इसमें वैल्यू में क्या मांग रहा है, 3 पैरामीटर मांग रहा है, एक तो नेम, दूसरा एज और तीसरा एड्रेस। यानी नेम है स्ट्रिंग टाइप का तो हमें इसका वैल्यू पास करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या मान लेते हैं, नेम कुछ भी दे देते हैं इंडिया, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। एज मांग रहा है तो यहाँ एज मांग रहा है, इसको हम पहले इसको एड्रेस में डालते हैं। हम पहले दे देते हैं नेम, तो मान लेते हैं नेम कुछ भी देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आलोक नेम दे देते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। एज मांग रहा है, एज हमारा इंट है तो इंट में हम क्या मान लेते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं 30 दे देते हैं, और लास्ट में जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो वहाँ पे कॉमा नहीं होता। तो इस तरह से हमने पैरामीटर पास करना होगा, और जब पैरामीटर हम पास कर देंगे तो रेड लाइन हट जाएगी। अब हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके ज़रिए ये वैल्यू जो जो पहली वैल्यू है यानी पहली वैल्यू नेम में जाएगी, दूसरी वैल्यू सीरियल वाइज वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इंडिया में जाएगी यानी एड्रेस में इंडिया जाएगा। अब हम अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा आउटपुट, तो हमें मिला ना, नेम में आया हमारा आलोक, एज में आया हमारा 30 और एड्रेस में आया हमारा इंडिया। तो इस तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके आगे हम जब फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फ्रेमवर्क में भी किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ें चाहे तो हम इस पर क्लास लेवल पर इसको डिक्लेयर करके और कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैरामीटर के जरिए इस क्लास लेवल पर जो भी डिक्लेयर होता है उसकी वैल्यू को हम पास कर सकते हैं। यानी अभी आगे चल के जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का बहुत तरीके से यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। अभी हम लास्ट में कंस्ट्रक्टर टॉपिक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उस लास्ट में हम कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी देखेंगे, और एक बार ऐसा प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे जिसमें हम हर टाइप के कंस्ट्रक्टर को रखेंगे। यानी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल करके क्रिएट करेंगे, पैरामीटर नॉन पैरामीटर तीनों तरह से कंस्ट्रक्टर से हम उसको कोड को बार बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो गाइस आज की हमने वीडियो में कंस्ट्रक्टर के टाइप के बारे में देखा, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़े गए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया, उसके बाद नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखा। यानी हमने तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा है। अब हम अगली आने वाली वीडियो में तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड टॉपिक के भी बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा है उस एक्सेस मॉडिफायर का यूज कंस्ट्रक्टर के साथ किस तरह से किया जाता है, या उस एक्सेस मॉडिफायर का इम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर पर किस हद तक होता है, किस तरह वो कोई भी एक्सेस मॉडिफायर कंस्ट्रक्टर को अफेक्टेड करता है। उसके बाद हम देखेंगे उसी वीडियो में कि एक कंस्ट्रक्टर और एक मेथड किस हद तक सेम होते हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम
इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।